Welcome on my YouTube चैनल कैम विद करुण। सो आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा ईटीटी कैडर के लिए, पीएस टेट के लिए और जो 10th क्लास में बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है 10th क्लास वाले बच्चों के लिए भी। ठीक, तो जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और आपको मज़ा भी आएगा, बहुत मज़ा आएगा, बता देता हूँ। तो ऐसे बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में जितनी भी बात करेंगे हम अच्छी तरीके से करेंगे, अच्छे हर एक पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे, तो डीपली पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। क्लियर है? हर एक पॉइंट को हम अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे। ओके, नाउ आपको बताता हूँ एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, हर एक चीज़ को डीपली को आपसे समझाया जाएगा। ठीक, हर एक पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। एसिड्स होते क्या हैं? देखो, एसिड्स जिसमें से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस बाहर निकलते हैं वो एसिड्स होते हैं। H पॉजिटिव आयंस का बाहर जाना वो एसिड्स होते हैं। जिसमें से भी H पॉजिटिव आयन बाहर से निकलेंगे वो एसिड्स ही होंगे। दूसरी बात, जिनके ऊपर चार्ज होता है वो आयंस होते हैं। जो बेसिस है, बेसिस में रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सल आयंस, अगर हाइड्रोक्सल आयंस बाहर निकलते हैं तो वो बेसिस होंगे, बेसिस कहेंगे उनको, रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। ठीक, दो बातें आपको बता दी, इतनी सी बात आपको माइंड में रखनी है, बाकी आपको सब का सब टॉपिक इसी पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बोर्ड की तरफ ही देखें। आपको एग्जांपल देता हूँ साल्ट्स की जैसे NaCl है हमारे पास, सोडियम एंड क्लोराइड, इन कंपाउंड्स को हम साल्ट्स बोलते हैं। जब ये ब्रेकडाउन होगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेकडाउन होगा। क्लियर है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ब्रेकडाउन होगा तो हमारे पास वो NaCl होगा, तो इनको हम साल्ट्स बोलते हैं। क्लियर है? इतनी सी बात। आगे बढ़ते हैं। इसी से जो हमारे पास नेक्स्ट जो बात करते हैं वो बात है, देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सल भी हो गया, साल्ट्स के बारे में भी बता दिया आपको। आगे देखते हैं हम, आगे क्या है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl की, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको। एसिड है जिसमें H पॉजिटिव आयंस होगा ना, वो एसिड ही होगा, तो इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। फॉर्मूला आप याद रखोगे, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, H पॉजिटिव जिसमें भी होगा वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देगा ही देगा, एसिड हाइड्रोजन देगा ही देगा, तो वो हमारे पास तेजाब होता है, वो हमारे पास एसिड होता है। क्लियर? इतनी सी बात आपको होप्स हो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ब्रेकडाउन होगी HCl की तो वो हमें H पॉजिटिव आयंस देगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो, चलो, सपोज वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड एंड जब सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेकडाउन होगा, हाँ आपने एक फार्मूला भी याद रखना है सल्फ्यूरिक एसिड का, इसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है, जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो H पॉजिटिव आयंस प्लस सल्फेट आयंस ऐसे बनते हैं। देखो इसमें भी H पॉजिटिव आयंस बनते हैं, H पॉजिटिव आयंस रिमूव हो रहे हैं, इट मीन्स दिस वन इज द एसिड। और एक और बात बता दूं, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक, इसके बारे में बता देता हूँ इससे स्ट्रॉन्ग होता क्यों है।
ये भी आपको रीज़न बताऊंगा मैं। ठीक है, आगे बताता हूँ इसके बारे में भी कि स्ट्रॉन्ग होता क्यों है। ठीक है, सपोज़ हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर है कि हमारे पास सल्फ़र है और उसके साथ ऑक्सीजन्स लगे हुए हैं इधर राइट साइड और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, इस तरह से सपोज़ आप एग्जांपल ले सकते हो। देखो, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स लगे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन वे अपनी तरफ खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ऐसे खींचने से सल्फ़र पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, सल्फ़र पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, वो आगे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन वाले वो अपने तरफ खींचेगा, तो ईजिली H पॉजिटिव आयंस यहाँ से बाहर जाएंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होंगे उतने ज़्यादा वो जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगी, जितनी ज़्यादा वो बॉन्ड ईजिली ब्रेक होगी उतना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी होप सो। तो आगे देखते हैं एक और बात। ठीक है, तो देखो एक नेक्स्ट आपको बताता हूँ मैं। आप ये भी सोचते होंगे कि मैं हाथ से क्यों रब कर रहा हूँ, इसके पीछे वजह ये है कि डस्टर थोड़ा सा दूर है और उठाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हाथ से साफ़ करते हैं, बाद में हाथ साफ़ कर लिए जाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। एसिड्स के बारे में बताता हूँ मैं आपको। एसिड सोर टेस्ट होता है, एसिड खट्टे होते हैं टेस्ट में। ठीक है, एसिड्स जो इनकी पीएच वैल्यू होती है वो लेस देन 7 होती है। ठीक है, एसिड्स की पीएच वैल्यू 7 से लेस होती है। ये हो सकता है 2 भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, लेकिन 7 नहीं होगी। 7 नहीं होगी, 7 पर न्यूट्रल होता है, कोई भी चीज़ न्यूट्रल होती है। 7 से कम जितनी भी होगी 1 2 3 4 तो वो एसिड से होंगे। ये आपने याद रखना है, क्लियर। ठीक है, इतनी सी बात। पीएच लेस देन 7 होगी तो वो एसिड्स है। ठीक है, आपको अच्छे से ये बात बता दूं। और आगे जितने भी पीएच हैं, मिल्क की कितनी है, कर्ड की कितनी पीएच है, वो आपको नेक्स्ट बताएंगे। और इसके आगे जो एक नेक्स्ट और पॉइंट आता है जो आपने देखना है एसिड्स में। एसिड्स में जैसे देखो, कुछ हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कुछ वीक एसिड्स होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, जो ईजिली हाइड्रोजन आयंस दे देते हैं, वो तो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जो ईजिली नहीं देते हाइड्रोजन आयंस वो क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड ईजिली H पॉजिटिव आयंस दे देते हैं और वीक एसिड ईजिली H पॉजिटिव आयंस नहीं देते, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिए ऊपर, सल्फ्यूरिक एसिड। और जो वीक एसिड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड्स। दिस इज द वीक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड, इसको हम वीक एसिड बोलते हैं। CH3COOH। ठीक है जी, ओके, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, इसके बाद ना एक और बात आती होती है, इथेनोइक एसिड और मिथेनोइक एसिड। मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि मिथेनोइक एसिड कौन रिलीज़ करता है, किस में मिथेनोइक एसिड होता है, किस में नहीं होता, एंट स्टिंग में क्या होता है, नेटल स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, वो हम सब का सब डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो आपको बता दिया, जैसे मैंने इथेनोइक एसिड मिथेनोइक एसिड याद रखना है आपने। इथेनोइक एसिड में 2 हमारे पास कार्बन होते हैं और मिथेनोइक में एक हाइड्रोजन एक कार्बन होता है, जो बता देता हूँ। ठीक है, और जो लड़के नहीं सॉरी, उनको लड़कियाँ होती हैं वो ज़्यादा स्टिंग करती हैं, उनमें ज़्यादा जहर होता है, वो बात बता रहा था। ठीक है, तो हाँ चलो, ये इट्स द पार्ट ऑफ द जॉब। तो बात ऐसे है कि मैं आपको बताऊंगा नेटल स्टिंग में कौन सा एसिड होता है और जो होते हैं दूसरे एट स्टिंग में कौन सा एसिड रिलीज होता है, वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अपने ये पॉइंट, हर एक पॉइंट को अच्छे से वीडियो को वॉच करना है, आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक। चलो आगे बढ़ते हैं। एक टर्म आती होती है डल्यूट, DL लिखा होता है और किसी में लिखा होता है कंसनट्रेटेड। तो कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, ठीक है, और वाटर की कंसनट्रेशन लेस हो। और डल्यूट एसिड वो होते हैं जिनमें वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो और एसिड की कंसनट्रेशन कम हो, उनको हम बोलते हैं डल्यूट। होप सो। चलो थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं, कमेंट देख रहे हैं, कमेंट भी कुछ कुछ आ रहे हैं साथ में, तो अभी मैं फ़िलहाल कमेंट भी देख रहा हूँ। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं, हंस रहे हैं लड़की लड़की वाली बात पे, ठीक है, कोई बात नहीं।
तो ऐसा चलता है लेक्चर में, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। तो कमेंट में ठीक है अच्छे आ रहे हैं, कमेंट भी अच्छे आ रहे हैं, मैंने देखे हैं 1-2, लेकिन कुछ कमेंट बाद में मैं देखूंगा, साथ साथ में कमेंट देखते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा फोकस मेरा लेक्चर पर रहेगा, कमेंट्स पर कट रहेगा। ठीक है, तो एक और बात माइंड मत करना, पंजाबी और हिंदी दोनों मिक्स होती रहती हैं। तो चलो ठीक है, तो आपको ये बात बता दी मैंने, इथेनोइक एसिड की, मिथेनोइक एसिड की। ठीक है, कमेंट भी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है जी। और फनी कमेंट्स करते हैं कुछ बच्चे, है ना बच्चे। तो चलो आगे ऐसा है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर हाथ से ही रब करते हैं, क्योंकि हाथ का ही साथ है। तो चलो देखते हैं एसिड्स के बारे में, और हाँ इसके बारे में हम नेक्स्ट और भी कुछ बात करेंगे, जैसे एसिड में मेटल डालने से कौन सी गैस रिलीज़ होती है, कौन सी नहीं होती, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाकर ज़रूर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए तो हम वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भी इंटरेस्टिंग है, वो भी अपने बहुत अच्छे से याद रखना है। वो होते हैं हमारे पास इंडिकेटर्स। बच्चे ने कमेंट किया था कि इंडिकेटर्स के बारे में, तो हम लिखेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स, और उसमें से सॉरी नॉट इंडिकेटर, नेचुरल जो सब्सटेंसेस हैं उनमें से कौन कौन सा एसिड होता है। ठीक है, इंडिकेटर्स में बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं नेचुरल सोर्सेज में इसमें कौन कौन सा एसिड होता है। तो पहले आएगा हमारे पास विनेगर। विनेगर में हम देखेंगे ठीक है कौन सा एसिड होता है, और उसके बाद नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो देखेंगे हम टोमेटो में कौन सा एसिड होता है। ठीक है, और देखते हैं हम लेमन में देख लेते हैं। ठीक है, लेमन में से कौन सा एसिड होता है, और इसके बाद ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है। ठीक है, और नेक्स्ट कमेंट अच्छे आ रहे हैं बच्चों का ठीक है, आज मज़ा आ रहा है सेशन लेने में भी। नेक्स्ट देखते हैं हम जो हमारे पास मैंने टर्मरिक लिख दिया, टर्मरिक के बारे में लिखेंगे, टारामिड के बारे में लिखेंगे, सॉरी टारामिड मैं बाद में चेंज कर देता हूँ इसको। लेकिन फ़िलहाल विनेगर में देखते हैं कौन सा आपको एसिड मिलने वाला है। ठीक है, ओके। तो इसके बाद ना कुछ एक और भी होते हैं, जैसे कर्ड, है ना, कर्ड को ना हम सोर मिल्क भी बोलते हैं। कर्ड में कौन सा एसिड होता है ये भी देखेंगे हम। एंड स्टिंग में जैसे हमने पहले बात की थी, एंड स्टिंग में कौन सा होता है, जैसे कोई कीड़ी काट लेती है तो कौन सा एसिड को रिलीज़ करती है। जहाँ नेटल स्टिंग होता है, नेटल स्टिंग कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, कौन सा एसिड देता है जब काट लेते हैं ये दोनों। ठीक है, वो भी हम इसी में ही डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो में। क्लियर इतनी सी बात। ठीक है, हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को हम अच्छे से मेंशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट को हमने यहाँ अच्छे से सीखना है। ठीक है, फ्यूचर में बहुत काम आएगा, डेफिनेटली आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है ना। तो ये अपने सभी याद रखनी है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इनके बेस पर। मैंने ऐसे अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं इनके बेस पर। ठीक है, चलो विनेगर पर देखते हैं। तो विनेगर में जो होता है हमारे पास, वो होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। एसिटिक एसिड को भी हम क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड बोलते हैं। इथेनोइक जब जिसमें भी 2 कार्बन होंगे वो इथ होगा, इथेनोइक एसिड होगा। 1 कार्बन होगा तो मिथ होगा, याद रखना है। मिथ, इथ, प्रॉप मैं आपको कभी फिर पूरी वीडियो में कार्बन एंड कंपाउंड्स में सिखाऊंगा, इनकी नेमिंग चेन्स, कितने नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं तो उसको क्या नेम देना होता है, वो हम सबको आपको क्लियर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे इसका नेम इथेनोइक एसिड है। ठीक है, ओके। तो इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। आगे हमारे पास जो आएगा वो होता है टोमेटो। टोमेटो के बारे में गल करते हैं। टोमेटो में जो हमारे पास एसिड रहेगा वो आपको वो भी आपने याद रखना, बहुत बार आ चुका है कमेंट सेक्शन में, बच्चे पहले लिख दे रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, सही लिख रहे हैं आप। वो होता है ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो आप बहुत अच्छा होता है, टोमेटो खाना चाहिए आपको। ठीक है, आपको टोमेटो खाना चाहिए आपको, बहुत सी डिसीज़ को भी ये अच्छे से कवर करता है। ठीक है, तो टोमेटो भी आपको अच्छा है। डिप्रेशन वाले लोग ज़्यादा टोमेटो भी खाना चाहिए, जो डिप्रेस्ड रहते हैं। और लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, जो जिनको बुढ़ापा होता है वो सिट्रिक एसिड लें, वो लेमन का जूस पिए। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में लेमन का पानी पिए तो उनका मोटापा बिल्कुल गायब होगा। और जो अंदर स्टोन्स होती हैं
लीवर में स्टोन हो सकती है, किडनीज में स्टोन हो सकती है, तो वो भी लेमन उनको भी रिड्यूस करता है, जिसमें सिट्रिक एसिड होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई कि लेमन में कौन सा एसिड होता है, तो लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। ऑरेंज का पूछे तो ऑरेंज का भी सिट्रिक एसिड होता है। लेमन का आप याद रख सकते हो LIC से, LCA लिख दिया मैंने, ऐसे जा सकते LCI, लेकिन LIC है ना, LCI LIC, लेमन तो सिट्रिक है ना, थोड़ी सी आई उसके पीछे चलेगी बस LIC के, LIC में आई आगे आती है, लेकिन सिट्रिक में CI पीछे चलेगी, लेकिन थोड़ी स्ट्रिक के साथ आप याद रख सकते हो। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ ताकि टॉपिक हमारा कवर हो सके। ठीक, तो जैसे मैंने लिखा टारामिड में टाटारिक एसिड होता है, वो आपने मेंशन कर लीजिएगा। कार्ड में लैक्टिक एसिड होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। कार्ड को हम सोर मिल्क भी बोलते हैं, खट्टा दूध, जैसे खट्टा दूध होता है ना, तो उसके में लैक्टिक एसिड होता है। हमारी बॉडी में जब हमें देखा होगा कई क्रैम्प्स पड़ जाते हैं बॉडी में, तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से पड़ते हैं बॉडी में क्रैम्प्स, है ना, जिसको हम खलियाँ भी बोलते हैं। खलियाँ पड़ गई लेग्स में, जहाँ किसी पूरी बॉडी में, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है बॉडी में, ठीक है, उसको वो कर्ड में होता है एक्चुअली। एंट स्टिंग कौन सा करती हैं? मिथनोइक एसिड करती हैं। एंट स्टिंग्स, एंट कौन सा एसिड देती है? मिथनोइक। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंट मिथनोइक एसिड करती हैं। नेटल स्टिंग मिथनोइक एसिड ऐड करती हैं। मिथ के साथ एक कार्बन आएगा, याद रखना, उसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड एंड उसको हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऑरेंज का सिट्रिक एसिड हो गया, टारामिड का टार्टरिक एसिड हो गया, ऐसे लेमन का सिट्रिक एसिड हो गया, टोमेटो का ऑक्सैलिक एसिड हो गया, और विनेगर का आपको मैंने क्या बताया था? ऑक्सैलिक एसिड, सॉरी, विनेगर का मैंने एसिटिक एसिड बोला था, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड बोला था, ठीक है। एंड स्टिंग में मिथेनोइक एसिड हो गया, नेटल स्टिंग में फिर मिथेनोइक एसिड हो गया। तो ऐसे ही आपने याद रखना है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, जिसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप सो, ठीक है। बहुत अच्छे से आपने इनको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा पॉइंट ये इम्पोर्टेंट्स हैं आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की, ठीक है। बच्चे ने कमेंट में लिखा हुआ है कि इंडिकेटर्स के बारे में भी बताइए। ज़रूर बताएंगे यार, आपके लिए ही तो हमने सेशन लिया है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत सी क्वेश्चन उसके बेस पर भी आए हैं, बहुत सी पंजाब के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से वो क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्वेश्चन होता है फिनोल फिनेफ्थलीन कैसा कलर देगा, फिनोल फिनेफ्थलीन इंडिकेटर कौन सा है, ठीक है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछे होते हैं, ठीक है। एसिड बेस जो आपको कलर, हाँ, इंडिकेटर्स की बात आई तो इंडिकेटर्स में आपको बता देता हूँ। बेस से आपने याद रखना है ब्लू, मतलब लिटमस पेपर को ये रेड से ब्लू करेगा, बी से बी जाएगा, ठीक है। बी से बी जाएगा मतलब एंड क्या होगा? बेस ब्लू होगा, बेस एंड में जाकर ब्लू कर देगा लिटमस को। बी से बी जाएंगे, रेड से ब्लू होगा, और इसी का उल्टा एसिड होगा। आपने सिर्फ एक याद रखना, दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। तो जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू से रेड करते हैं, लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपने बेस वाला याद रखना है। बी से बी जाना है, मतलब जो बेस होते हैं वो एंड में ब्लू देते होते हैं, ब्लू करते होते हैं, बी से बी जाते होते हैं, ठीक है। आपने दूसरे वाला एसिड्स अपने आपको याद हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया बात। वो बस बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस कौन सा लिटमस कलर देंगे, तो बेस हमें याद रखा है, बी से बी जाना है, बेस का एंड ब्लू होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर ब्लू हो जाएगा बेस में। हाँ, कमेंट सेशन में बच्चे बोल रहे हैं कि ठीक है, हाँ हाँ ज़रूर बच्चे, ज़रूर शीतल, हम इसी के टॉपिक के आगे बात करेंगे। आपके लिए ही सेशन लाएँ तो आपकी बात ही मानेंगे और किसी की मानेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है बात बच्चे। रोहित, हाँ आपकी बात भी सही है, ठीक है, आगे करते हैं, हाँ ज़रूर करेंगे। चलो, तो ऐसा है कि हमारे जो टॉपिक हैं वो सभी के सभी आपके लिए, मैंने पहले भी बोला था, इम्पोर्टेंट है। अभी भी जो बात करेंगे वो सभी इम्पोर्टेंट ही करेंगे, ठीक है। चलो, इतनी सी बात होगी। इसको आगे हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, वो आएगी हमारी मेटल और एसिड की कौन सी गैस इवॉल्व होती है, मेटल कार्बोनेट्स की कौन सी गैस इवॉल्व होती है, वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अब इस वीडियो में हम जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करेंगे जो हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। लिटमस को बता दिया, जो पहले इंडिकेटर होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करेंगे, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करते हैं।
नेचुरल इंडिकेटर में जो सबसे पहले होता है रेड कैबेज। रेड कैबेज की बात करेंगे, ठीक है। रेड कैबेज दूसरी जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है रेड कैबेज के बाद वो है टर्मेरिक, हल्दी जिसको बोलते हैं हल्दी, ठीक है ना। तो ये भी नेचुरल इंडिकेटर है जो नेचुरली कलेक्ट किए जाते हैं। नेचुरली हमें उनसे एसिड और बेस का पता चलता है कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। ओके, लिटमस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लिटमस भी नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस भी नेचुरल इंडिकेटर है। इसमें जो नेक्स्ट आता है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजीनिया, लीव्स ऑफ हाइड्रोजीनिया, ठीक है। फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर ऑफ हाइड्रोजीनिया प्लांट्स के लीफ होते हैं, जो इनके हाइड्रोजीनिया फ्लावर के जो लीफ हैं वो हम देखेंगे, वही नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, वो भी देखेंगे हम। ओके, तो जो भी हमारे पास हाइड्रोजीनिया प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाइड्रोजीनिया प्लांट्स के बारे में भी क्लियर है। हाइड्रोजीनिया प्लांट्स लीफ, ओके, ये हमारे पास हो गए नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, जो भी हमारे पास आएंगे वो क्या होंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं जो मैनमेड होते हैं, मैनमेड के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको हम सिंथेटिक बोलते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर में जैसे हमारे पास फिनोल फिनेप्थलीन भी आएगा, और ये तो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर हो गए थे, रेड कैबेज, टर्मेरिक, लिटमस और हाइड्रोजीनिया प्लांट लीफ। और हमारे पास फिनोल फिनेप्थलीन जो होता है वो सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, ठीक। फिनोल फिनेप्थलीन होता है। और इसके बाद मिथाइल ऑरेंज भी हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर ही होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो ये होते हैं इंडिकेटर्स, क्लियर है। इतनी बस। इंडिकेटर का काम क्या होता है, पता चलता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ऊपर से डालेंगे, अगर तो वो कलर चेंज हो गया, जैसे फिनोल फिनेप्थलीन का है, ऊपर से डाला कलर चेंज हो गया, पिंक हो गया, इट मीन्स वो बेस है, कलर लेस रहा तो वो एसिड है। इस तरह से हमें पता चल जाता है एसिड्स और बेस। तो इनसे हमें पता चलता है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे हम पता लगा सकते हैं। ये हमारा भी जो टॉपिक है वो भी इंटरेस्टेड है। और इसके बाद कुछ और आते हैं, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर में जो आपको सिलेबस में हो सकता है मे भी मेंशन ना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बात कोई भी नहीं छोड़ेंगे। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर मैं आपको लिख देता हूँ। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर में क्लोव ऑयल्स आएंगे, ठीक है, क्लोव ऑयल होएगा और ऑनियंस होएगा, ठीक, लौंगों का तेल, ऑनियन, प्याज, ठीक है, ये हमारे ऑल्फैक्टरी होते हैं। और लास्ट में आता है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस भी हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ठीक है। अब इनका कलर जो चेंज होता है वो भी आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे कि कौन सा कलर देंगे, कौन सा कब कलर देगा, कैसा कलर देगा, वो भी आपके साथ डिस्कस। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपने देख लिया। अब हम देखेंगे कौन सा एसिड कैसा कलर देता है इंडिकेटर के साथ, वो भी हम इसमें वीडियो में देखेंगे। आपको हर एक चीज़ में पता होना चाहिए ताकि कल को एग्ज़ाम हो और आपको हर एक चीज़ आती हो, क्लियर होगी सभी बातें, ठीक है। तो पॉइंट सब अपने नोट करते जाना है, हर एक बात अपने नोट करनी है ताकि आपको इन फ्यूचर बेनिफिट हो सके। जैसे रेड कैबेज आपको बताता हूँ, कलर कौन सा चेंज होगा, है ना। इसमें अगर एसिड है या बेस है, हमें कैसे पता चलेगा। अगर तो ये रेड कलर हो जाता है तो इट मीन्स ये एसिड है, अगर ग्रीन हो जाता है तो वो बेस है, रेड कैबेज के केस में याद रखिएगा, कभी भूलना मत। अगर तो कलर रेड हो जाए वो एसिड है, अगर वो ग्रीन हो जाए तो बेस है, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास
टर्मरिक। टर्मरिक में अगर रेड हो जाए तो एसिड है, वो हो गया। सॉरी, टर्मरिक नहीं, टर्मरिक अपने रेड कैबेज का मैंने दोबारा वहाँ पे लिख देता। टर्मरिक मैं आपको बता देता हूँ, जो कलर अगर टर्मरिक का एज इट्स रहे कलर, हाइड्रोजनी की बात करें तो अगर ब्लू होता है तो वो एसिड होता है, अगर ब्लू हो जाए तो वो एसिड है हाइड्रोजीनिया प्लांट्स में। ठीक है, हमेशा ब्लू कलर देगा। बात याद रखोगे आप, ठीक है, इतनी सी बात है, आपने याद रखनी है बहुत अच्छे से, माइंड में कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना पाए, ऐसा हमने कॉन्सेप्ट बनाना है। ठीक है, हाइड्रोजनिया प्लांट्स एसिड है तो ब्लू देगा, एसिड है तो कलर ब्लू देगा ही देगा। ठीक है, आगे जो कलर चेंज हो जाता है वो नेक्स्ट हम इंडिकेटर में देते हैं आपको कि कलर कौन सा क्या देगा। ठीक है, कमेंट में सेक्शन में आ रहे हैं, सभी बच्चे बता रहे हैं, हम भी बता देते हैं आपको। टर्मरिक में, अब देखो टर्मरिक में, टर्मरिक में जो एसिड है वो तो रहेगा कलरलेस, पूरे का पूरा। अगर एसिड है, एसिड डालोगे टर्मरिक में, कलरलेस रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, कलर चेंज नहीं होगा, कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर उसमें बेस डाल दें, बेस डालने से क्या होगा टर्मरिक में, वो भी आपको याद रखना है। हर एक बात आपको माइंड में बिठा कर रखनी है। ठीक है, कमेंट भी ठीक है, बच्चे को सभी पहले बता रहे हैं, ओके, अच्छी बात है, हम भी बताते जाते हैं, ताकि हम इस बार रिपीट बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको माइंड में कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ सके। फिनोल्फिनाफ्थलीन का ये भी आपको बताते हैं, जैसे इसका कलर पिंक हो जाता है, एक में कलरलेस रहता है, एसिड में कलरलेस रहता है और बेस में इसका कलर पिंक हो जाता है फिनोल्फिनाफ्थलीन का, तो ये भी आपको आगे नेक्स्ट मेंशन करेंगे। ठीक है, तो अच्छा पॉइंट है। और मिथाइल ऑरेंज का भी एक में कलरलेस और एक में कलर, तो रिमेन कलर सेम रहता है, वो बताएंगे, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट बताने वाले हैं। इसके ऊपर पहले ये बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको लिटमस पेपर का तो बता ही दिया था। क्लोव ऑयल और वनीला एसेंस ये हमारे ऑल्फैक्टरी होते हैं, इसमें देखेंगे नो चेंज, और कुछ में चेंज होता है, कुछ में कलर चेंज होता है, किसी में स्मेल होती है, किसी में स्मेल नहीं होती। वे स्मेल से हम डिटेक्ट करते हैं, जो में बेसिकली होते हैं ऑल्फैक्टरी, वो स्मेल से हम डिटेक्ट करते हैं, किसी की स्मेल होगी, किसी की स्मेल नहीं होगी। ठीक है, 2 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट में हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो क्लोव ऑयल के बारे में आपको बता देते हैं कि अगर तो फ्रेगरेंस दे रहा है, तो स्मेल आ रही है, ठीक है, तो उसमें वो चीज़ प्रेजेंट है, और अगर नहीं तो वो एब्सेंट होगी। तो आपको ये भी सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अब मेंशन कर देते हैं आगे की बातें सारी, आपको डिटेल में हर एक चीज़ को पता चल रहा होगा। अगर कुछ रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप हर एक बात को डिटेल से बता सकते हैं। हम भी यहाँ पे आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वीडियो का पार्ट रह गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर ज़रूर आएँगे आपके साथ। ठीक है, हर एक पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। तो इतनी सी बात है, आप ऑल्फैक्टरी को ज़्यादा वो नहीं, आप सीरियस नहीं ले सकते। ठीक है, आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन इतना याद रख सकते हो कि ये स्मेल बेस्ड होते हैं, स्मेल की जा सकती है, यानी कि स्मेल आती है नहीं आती है ना, तो वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स आपको बता दिए, आपने ये याद रखने हैं कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, और आपको मैंने सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी बताए हैं, वो भी आपने याद रखने हैं। ठीक है, कमेंट में अच्छे आ रहे हैं, कमेंट में थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में चलते हैं। हाँ ठीक है शीतल, ठीक है गुरविंदर, हाँ सही बात है, सही बात बोल रहे हो आप कि हर एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। ओके, थैंक यू।